बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जिंजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त तक जो अपडेट है अदम एतमाद के हवाले से, इसमें यह है कि रात के 3 बजे तक ये था कि अपोजिशन के, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और इनके साथ दूसरे सियासतदान रात को MQM के पास गए और उनसे मुज़ाकरात किए। एक चैनल ये बता रहा था कि बिल्कुल मायदा तय हो गया है और दस्तखत हो गए हैं और थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और दूसरा चैनल ये बता रहा था कि अभी तक MQM इस मायदे पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, या उसने अभी तक मीडिया टॉक नहीं की, जिसकी वजह से कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन हालात और वाक़यात को देखते हुए लगता ये है कि MQM का झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ ज़्यादा है, और इस वक्त तक या शाम तक ये फ़ैसला भी सामने आ जाएगा कि MQM अपोजिशन की तरफ चलेगी। अगर हम ये बात करें कि अगर अपोजिशन अपने 7 वोटों के साथ अपोजिशन की तरफ जाती है तो फिर अपोजिशन और इत्तेहादी मिलकर उनके वोट नंबर पूरे हो जाते हैं और हुकूमत अपना नंबर खो देती है, और इस नंबर खोने के बाद फिर ये होता है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है और इमरान खान की हुकूमत चली जाती है। बसूरत दीगर आखिरी टाइम कोई ऐसा मौजूदा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि जिसमें असम्बली में 172 पूरे होने थे वो 172 पूरे ना हो पाएँ। उसके लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ मेंबरान गैर हाज़िर भी हो सकते हैं, नहीं भी आ सकते, या कुछ दरमियान में डेवलपमेंट भी हो सकती है, क्योंकि 3 तारीख को वोटिंग होनी है और 3 तारीख तक अभी बहुत दिन बाकी हैं। क्योंकि इस वक्त लम्हा बहुत कीमती भी है, बड़ा भी है, और हर मिनट के बाद एक नई डेवलपमेंट आती है और इस डेवलपमेंट के बाद नई सूरत हाल पैदा होती है। इसलिए ये कहा जाना कि 3 तारीख तक बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस सूरत हाल को एक तरफ हम रखते हैं और दूसरी तरफ हम ये तजिया या ये बात करते हैं माजरत के साथ उन दोस्तों से जो पीपल्स पार्टी के और नून लीग के हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे मुसलसल नवाफिल पढ़ने की बात कर रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। वो अपनी जगह पे, उनकी खुशी अपनी जगह पे होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है। मुझे बहुत से लोग ये सोचते हैं, मेरे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि तुम PTI की या इमरान खान की ज़्यादा तारीफ़ें करते हो और इसलिए उसकी बात करते हो। मैं उससे हट के बात करता हूँ। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ था जब 1971 में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और बांग्लादेश अलग हुआ, तो ये वो टाइम था जब पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा और मुल्क 2 टुकड़े हो गया। उसके बाद अंदरूनी हालात चलते रहे, हम तारीख़ पढ़ते रहे। तारीख़ में बहुत से हक़ाइक़ ऐसे हैं जो मस्ख़ किए हुए हैं। हम कुछ और पढ़ते रहे, अंदरून खाना कुछ और था, प्रो हुकूमत कुछ और लिखती रही, और जो नेशनलिस्ट थे उनकी तारीख़ में कुछ और तरह से लिखा हुआ है। सिलसिला चलता रहा। फिर आगे दौर आया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आया, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी उस वक्त तक लोग अपने अपने हिसाब से उसको एक बड़ा करिस्मेटिक किस्म का लीडर समझते थे। उनके साथ बहुत बड़ी आवाम भी थी, बहुत से उनके मुखालफिन भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनके हक़ाइक़, उनकी बातें सामने आई तो बहुत से ऐसे ना चाहने वाले भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अक़ीदतमंद हो गए या उनके चाहने वालों में शामिल हो गए। दूसरा सबसे बड़ा सानिया ये हुआ कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, और इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, बहुत बड़ी तारीख़ है। ये तारीख़ भी मस्ख़ है, जो आज का स्टूडेंट या आज का जो जानने वाला जो पढ़ता है उसके वो कुछ और पढ़ता है, लेकिन पसे पर्दा हक़ाइक़ किसी और तरह के हैं। और वो भी बाद दफ़ा मुख्तलिफ़ जिन्होंने प्राइवेट बुक्स लिखी हैं उसमें वो चीज़ें सामने आती हैं। उसमें कौम जो थी वो 2 लख्त हो गई। 1971 में बांग्लादेश के साने में मुल्क 2 टुकड़े हुआ, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साने में कौम 2 टुकड़े हो गई। सियासत चलती रही, निज़ाम इसी तरह चलता रहा। हमारे हुक्मरान, इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारे अपनी फ़ैसले तो ख़ुद नहीं कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्हें इशारे आते रहे। जहां उनका मुफाद था या जिन मुल्कों को इनसे मुफाद था वो उनको इशारे देते रहे, और वो इनको अपनी मर्ज़ी के लाते और घर भेजते रहे। ये चीज़ सबके सामने आया है कि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत है, चाहे वो उसमें नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, माजी में जितनी भी हुकूमतें हैं वो किसी की यानी अपनी मर्ज़ी से, अपनी दयानतदारी से, इलेक्शन से, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से नहीं आई। इनके पीछे कहीं ना कहीं से साजिशें भी होती रहीं, और
डोरियाँ कहीं और जगह से हिलती रहीं और ये हुकूमत बनाते रहे और आकर ये कहते रहे जी कि हम 20 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं, 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं, 18 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं। ये नुमाइंदे अपने आप को पूरे मुल्क की बच्चे बच्चे के नाम करते रहे, लेकिन होते ये चंद नाम नहाद लोगों की वोटों से आते थे और वो भी करप्शन या ये कह सकते हैं कि दयानतदारी से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते थे। मुल्क इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे ये लगता है नाज़रीन कि जब कोई चीज़ हद से बढ़ जाती है, जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कहीं दबाव हो जाता है या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अरूज पे चली जाती हैं, तो उनके पीछे कुछ मुहर्रिकात ऐसे होते हैं, कुछ तारीख़ ऐसे होती है, कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन वो हादसात हो चुके होते हैं या हो रहे होते हैं। इस वक्त भी मुझे ये लग रहा है कि अगर इमरान खान की ये जो अदम एतमाद है ये कामयाब हो जाती है और इमरान खान को हटा दिया जाता है तो मुल्क एक बहुत बड़े क्राइसिस से और साने से गुज़रेगा। इसमें ऐन मुमकिन है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यंग जनरेशन है, जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो भी सड़कों पे आ सकते हैं, खून खराबा भी हो सकता है और उनको रोकने के लिए बहुत कुछ हालात ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, बरमला में ये बात कहते हुए किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि जितने लोग हैं बहुत खुश हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, जो ये कहते हैं कि इमरान खान इस मुल्क के लिए अजाब था, इस मुल्क के लिए तबाही का बाइस था और क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर फजल रहमान की तकरीरें सुननी है, शहबाज शरीफ की, हमजा शरीफ की, मरीम नवाज़ की और आसफ जरदारी या बिलावल भुट्टो की तकरीरें सुननी है और उनके सुनने के बाद उनको यही कहना है। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा नहीं है और इस चीज़ को अगर हम अपने उस हिसाब से देखें तो हमें ये वाज़े तौर पे अंदाज़ा होता है कि गलतियां देखें तो दोनों तरफ से की जा रही हैं। करप्शन देखें तो माजी की हुकूमतों ने भी करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं और मौजूदा अगर हुकूमत इमरान खान की उस तरह से कोई एलिगेशन करप्शन की उसके ऊपर नहीं है, लेकिन उसके जो बाकी साथी हैं अगर चलें वो भी करप्ट हैं, करप्शन करते रहे हैं। ये दोनों तरफ से हैं। ज़ुबान के हवाले से अगर बात करें तो दोनों तरफ से बराबर ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। दूसरी तरफ से भी कोई अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाते, वो भी ज़ातियात पे और घर तक हमले किए जाते हैं। इससे हटके अगर गवर्नेंस की बात देखें तो गवर्नेंस कोई माजी में भी कोई यहाँ पे बहुत अच्छी गवर्नेंस नहीं रही या हुकूमत नहीं रही, वहाँ करप्शन होती रही। महंगाई माजी में भी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई रही और माजी में भी गवर्नेंस के हवाले से यही वो एंकर इस वक्त जो 90% मीडिया लिफाफा न मिलने की वजह से इस वक्त छोटी छोटी बातें इमरान खान को याद दिला रहे हैं और वो बात कर रहे हैं। माजी में वो भी कहते थे कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये तबाही कर दी, ये बर्बादी कर दी, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये तबाही ये बर्बादी कर दी, वो भी कहते थे। लेकिन इस वक्त एक ब्लॉक है जो बहुत बड़ा है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, अदालतें हैं और दीगर जो इदारे हैं, जो बाअसर इदारे हैं जिनकी बात को माना जा सकता है, कबूल किया जा सकता है, असर रखते हैं, वो भी इस वक्त खामोश है। और इस खामोशी की वजह यही लग रही है कि अंदरून खाना बहुत बड़ी कोई ऐसी तब्दीली आ रही है या इसके पीछे कोई हाथ है। जैसे पाकिस्तान के 99% लोगों का जो मुफाद है वो यूरोपीय यूनियन और मगरबी दुनिया से है और उस मुफाद की वजह से सारे खामोश चुप साधे बैठे हैं। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मुल्क में जो से भी है नून लीग या पीपल्स पार्टी अपने डंके बजाएगी और बड़े खुश होंगे, जलसे जुलूस करेंगे, लेकिन ये गारंटेड है दोस्तों, मेरा ये वीलॉग आप सेफ़ रखिएगा, ये हुकूमत 3 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी और उसके बाद एक नए इज़्म के साथ और नए उसके साथ अवाम फिर इस इमरान खान को लेके आएगी और ये मुल्क कहीं ना कहीं से सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा। बेशक अपनी अपनी दलीलें, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी चीज़ें सबके साथ होंगी, लेकिन हर वो शख्स जिसको इस पिछली हुकूमतों से किसी न किसी हवाले से यानी फ़ायदा होता था, चाहे वो करप्शन के हवाले से हो, चाहे वो किसी सिफारिश के हवाले से हो, या बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि उनकी इजारादारी थी, वो अब ख़त्म हो गई, वो बिल्कुल इमरान खान के ख़िलाफ़ होंगे। लेकिन इस वक्त हमें अपने ज़ाती मुफाद से हट के अगर हम बात करें तो हमें कम से कम मुल्क की मुफाद को सैर फहरिस्त रखना चाहिए। जहाँ तक आम आदमी की ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं जब कंपेयर करता हूँ अपनी माजी की ज़िंदगी से तो मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह की गुज़रती रही। हर दौर में मुझे इतनी सैलरी मिलती रही जिससे मेरा मुश्किल से अपने घर का निज़ाम चलता रहा और उस दौर में जो महंगाई होती थी वो उसी तनख्वाह के हिसाब से होती थी। आज जो लोग बात कर रहे हैं, बहुत से दोस्त ऐसे जी कि उस वक्त डॉलर इतना था, आज इतना हो गया, उस वक्त घी इतना था, आज इतना हो गया, उस वक्त चीनी, पत्ती, आटा, चावल, दालें इतनी थी, आज इतनी की हो गई। लेकिन उस वक्त ये भी अंदाज़ा करें कि उस वक्त तनख्वाहें भी इतनी थी, 1200, 1500, 2000 करते
करते करते करते फिर तनख्वाहें 3500, फिर 5000, फिर 6000 तनख्वाहें भी साथ साथ होती रही। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दौर में तनख्वाहें बहुत कम हैं, उस हिसाब से निज़ाम नहीं चलता। मैं खुद उसका शिकार हूँ और उस लाइन में मैं खुद खड़ा हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आसानियाँ किसी पिछले दौर में भी नहीं थी। उसमें भी हम आम आदमी जो था वो खून पसीना एक करके अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालता था, और आज भी ऐसा है। लग मुझे ये रहा है कि अभी देखते हैं 3 तारीख की क्या डेवलपमेंट होती है, और तब तक के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। और फ़र्ज़ करते हैं कि अगर नहीं होता तो उसके बाद जो हालात पैदा होंगे वो किसी तीसरे सानहे की तरफ मुझे जाते हुए लग रहे हैं। बांग्लादेश और भुट्टो के अलावा ये मुझे कोई तीसरा हादसा लग रहा है, चाहे इसमें मुल्क की बेहतरी के लिए हो या इसमें हमेशा के लिए कोई ऐसी तब्दीली, कोई ऐसा इनकलाब आए। मैं देख रहा हूँ, देखते हैं मुल्क किस तरफ जा रहा है, आम आदमी की ज़िंदगी किस तरफ जाएगी और हालात क्या बदलते हैं। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह जो नई डेवलपमेंट होगी उससे आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।